और आप हर एक की दो दो लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं तो दैट इज़ इनफ। तो अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला पेज जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपने सारा भरना है, ये आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है। या इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पूरा पेज जो है वो लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपका आंसर जो है वो यहाँ तक आता है तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो इसमें वो कोई अभी जब हमें जी सर जी अगर हमें ट्रांसलेशन नहीं आती उसके जी जी, एक मिनट सर हमें उसके वर्ड्स की ट्रांसलेशन नहीं आती, हमें एक्सप्लेनेशन आती है। हाँ हाँ। ट्रांसलेशन नहीं आती, हम मतलब उसमें कुछ गलती कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हम उस ट्रांसलेशन की लिख सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ट्रांसलेशन, सर हम अगर वो 24 जो आपने वो दिए हमें, हाँ हम हाँ उस 24 आयतों को पढ़कर हम वो जा सकते हैं, वही मतलब कंफर्म करके वही 24? जी, इंशाल्लाह उसमें से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यस, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी जी मुझे लगता है कि जो ओल्ड पैटर्न होता है ना, वो जो ओल्ड पेपर है, जो ओल्ड सिलेबस फॉलो कर रहा है, तो ओल्ड ही पेपर आएगा पैटर्न जो है। पैटर्न तो जी उन्होंने पैटर्न के अंदर तो उन्होंने देखे, उन्होंने जो शीट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। अब जो पुराना पैटर्न था उसके अंदर तो चॉइस नहीं थी। ये जो पैटर्न आपको शो हो रहा है ना, ये आपका पेपर पैटर्न है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा जो है वो आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, तीसरा जो है वो आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, चौथा आप बेटा यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, पांचवा जो है वो आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली जगह आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे, इसको आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये वाली जगह भी आप खाली छोड़ देंगे। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 5 के ऊपर करना है, और ये जो उसके बाद ये 3 क्वेश्चन की जगह होगी ये आपने खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 शुरू होता है। सवाल नंबर 3 जो है इसमें आपने या तो ये कर दें, सवाल नंबर 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपने एक करना है, और इसके लिए आपके पास जो है वो 2 पेजेस हैं, ठीक है। 2 पेजेस के ऊपर आपने इसको अटैम्प्ट करना है। अब 2 पेजेस जितना ही लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल औलाद के हुकूक व फ़राइज़ आपसे पूछे गए हैं, तो आप औलाद के 4 हुकूक बता दें डिटेल के साथ, और 4 फ़राइज़ बता दें, आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब जिस तरह ये सवाल है, जिहाद के लुग़वी मानी एक चीज़, इस्लाही मफ़हूम 2, अक़साम 3, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किस तरह फ़रीज़ा जिहाद अदा कर सकते हैं 4। तो इसका मतलब यह है कि एक सवाल के अंदर आपसे 4 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपने इसका मतलब यह है कि 2 नंबर का आंसर इसका बनेगा, 2 नंबर का इसका बनेगा, 2 नंबर का इसका बनेगा, और 2 नंबर का इसका बनेगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप अक़साम को बिल्कुल तफसील के साथ लिखने बैठ जाएं और ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर आप सिर्फ 2 लाइनें लिखें। आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। यानी आपके पास 2 पेजेस हैं, तो आपकी लेट सपोज 2 लाइनों के ऊपर जो है वो इसका लुग़वी मफ़हूम आ जाएगा, 2 लाइनों के ऊपर इसका इस्लाही मफ़हूम आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 लाइन्स के ऊपर आप उसकी अक़साम के मुतालिक बता देंगे, 3 to 4 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और उसके बाद जो उसका जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपका डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि सवाल के अंदर आपसे जितनी चीज़ें पूछी गई हैं आपने उन सब को आंसर करना है। अब इस तरीके से जिस तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में सब्र और इस्तिक़लाल की अहमियत बयान करें। अब इस सवाल को आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप कहें कि कुरान की रोशनी में सब्र और इस्तिक़लाल की अहमियत, फिर उसके बाद सुन्नत की रोशनी में कुरान सब्र और इस्तिक़लाल की अहमियत, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और आप इसको अगर इकट्ठा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप इकट्ठा अटैम्प्ट कर दें। बेहतर यही होगा कि आप पहले आप कुरान की रोशनी में बता दें 1 पेज, और फिर सुन्नत की रोशनी में 1 पेज बता दें, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इस जी जी बेटा। सर वो हमें ट्यूशन में एक सर थे, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप जब एमसीक्यूज मार्क कर रहे होते हैं और आपको गलती से कोई एमसीक्यूज भूल जाते हैं, यानी कि आप तुक्के में कोई लगाते हैं, तो आप ज्यादातर बी या सी ऑप्शन चूज के अंदर है, क्योंकि बोर्ड वाले के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो बी या सी ऑप्शंस को ज्यादा चेंज करते हैं। सर आप क्या कहते हैं, ऐसा बेटा ऐसा अब मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि मतलब जो बी और सी होते हैं वो कोई बोर्ड के फेवरेट ऑप्शन होते हैं। तुक्का तो तुक्का ही होता है। अब तुक्के के बारे में क्या कहा जा सकता है, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट तुक्का, ठीक है।
जो MCQs के लिए जो टेक्निक यूज होती है ना, दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक इसको कहा जाता होता है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? एलिमिनेशन टेक्निक ये होती है कि आप जब MCQs देखते हैं ना, तो आप जो है वो एलिमिनेट करते हैं। मतलब आप बजाय इसके कि आप जो है वो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ढूंढें, आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, इस तरीके से आप चलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल है, किस गज़वा में अल्लाह ताला ने आंधी के जरिए अहले ईमान की मदद की? तो गज़वा बदर में आंधी वगैरह आई थी? नहीं, गज़वा बदर में तो ऐसा नहीं हुआ था। क्या गज़वा ओहद के अंदर जब हम उसका वाक़या पढ़ते हैं तो क्या गज़वा ओहद के अंदर जो है वो कोई आंधी या इस तरीके का कोई जिक्र मिलता है? ज़्यादा फोकस तो इस चीज़ पे है कि वो वहाँ पे गए और वो तीर अंदाज वो थे जो उनके थे वो उन्होंने जगह छोड़ दी थी, तो उस तरफ हमारा ज़्यादा फोकस उस चीज़ के ऊपर जाता है। ग़ज़वा खैबर में जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो क्या है? वो दर्रा खैबर और उसका फिर उखड़ जाना। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नहीं हो सकते। तो फिर अगर इन तीनों में कहीं आंधी वगैरह का कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर ग़ज़वा खंदक ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आप अपनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कि B होता है C होता है, इस हवाले से मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब सवाल नंबर 5 है, तो सवाल नंबर 5 में आपने क्या लिखना है? आपने कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है। अब सवाल नंबर 5 के लिए आपके पास सवाल नंबर 3 और 4 जो है उनका सेम ही पैटर्न है कि उसके लिए आपके पास 2-2 पेजेस हैं। अब सवाल नंबर 5 जो है इसमें आपने आयत का तर्जमा लिखना है, और आयत का तर्जमा हो सकता है कि आपका यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आ जाए 2 लाइन्स के ऊपर। तो आपने उसकी तशरीह नहीं लिखनी, आपने सिर्फ उसका तर्जमा लिखना है। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछना था। जी बेटा। सर, हमारे टीचर ने ना हमें बामुहावरा तर्जुमा लिखवाया, तो हम वो लिख सकते हैं आयत के तर्जुमे में? बिल्कुल, आप बामुहावरा तर्जुमा भी कर सकते हैं और आप लफ्ज़ी तर्जुमा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो आप इसका दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, आप इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, और जब कहा मुनाफ़िकों ने, और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है। ठीक है, मा वादनल्लाहु, ठीक है, नहीं वादा किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, ठीक है, सिवाय पस्ती का। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि और जब मुनाफिकों ने और उन लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज था कहा। तो दोनों सूरतों में आप तर्जमा कर सकते हैं। आप लफ्ज़ी तर्जमा भी कर सकते हैं और आप इसका बामुहावरा तर्जमा भी कर सकते हैं। तर्जुमे के साथ मफ़हूम लिखना जरूरी तो नहीं होता? नहीं, मफ़हूम लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आपको सिर्फ तर्जमा लिखने के लिए कहा गया, आपने सिर्फ तर्जमा ही लिखना है। उसमें कोशिश करें कि इमला की गलती ना करें। एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होती है या नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ तर्जमा लिखना है। मफ़हूम, शान नुज़ूल, तशरीह ये करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी जगह है, ना ही उसकी जगह। आप देखें ना कि आपके पास जी 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 बेटा। सर, 9th वालों की चेकिंग ज्यादा बोर्ड वाले लीनियंट करते हैं या 10th वालों की? वैसे फेडरल बोर्ड की चेकिंग अच्छी होती है या पंजाब वालों की तरह? मार्किंग पंजाब वालों की अच्छी होती है अगर आप मुझसे सच्ची पूछें तो, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो कोई उस तरीके से कोई क्राइटेरिया नहीं होता। टीचर्स नॉर्मली जो है वो बड़ी लीनियंट मार्किंग कर रहे होते हैं। फेडरल बोर्ड में मार्किंग थोड़ी सी पंजाब की निस्बत कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि 9th वालों की लीनियंट होती है और 10th वालों की स्ट्रिक्ट होती है, या 10th वालों की लीनियंट होती है 9th वालों की स्ट्रिक्ट होती है। वो बाज़ दफ़ा पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखें, ऑन एवरेज अगर आप पिछले 10 साल के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो मोस्टली ये होता है कि 9th और 10th में जो 10th का रिजल्ट होता है वो 9th से बेहतर आ रहा होता है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आप देखें तो सेकंड ईयर का रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से बेहतर होता है। आप पिछले 10 साल का बेशक बोर्ड का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी। उसकी रीज़न एक ये भी होती है कि जो बच्चा 9th में होता है उसको अभी उस तरीके से बोर्ड का उसका पहला इम्तिहान होता है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है उसका भी हो सकता है कि जिस तरह मैट्रिक के बाद अभी आप लोग फेडरल बोर्ड से पंजाब में चले जाएंगे, कुछ पंजाब से फेडरल बोर्ड में आ जाएंगे, तो वो उस चेंज की वजह से, उस शिफ्ट की वजह से बाज़ दफ़ा जो बच्चे होते हैं ना उनका चूँकि पहली टर्म होती है, और कुछ बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में या 9th में उस तरीके से सीरियस नहीं होते। अभी आप लोग हो ना तो आप लोगों को पता है बोर्ड के पेपर्स क्या होते हैं, बोर्ड के पेपर्स में पढ़ना कैसे होता है, बोर्ड के पेपर्स अटैम्प्ट किस तरह से किए जाते हैं। तो अब आप लोगों के लिए SLO की पॉलिसी नई नहीं है, आप लोग एक दफ़ा इससे गुजर चुके हो। जबकि जो 9th वाले बच्चे होंगे वो उनका पहला टाइम होगा, वो पहले स्कूल्स में उनके पेपर और तरह से होते थे, अब उनका बोर्ड का पेपर होगा। पहले उनके पेपर उनके अपने टीचर बनाते थे, उनके अपने स्कूल में पेपर हुआ करते होते थे, अब वो जाके सेंटर में पेपर दे रहे होंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके रिजल्ट में, आपके पेपर की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें ये चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं।
सो प्रोवाइडेड ऑल सर दीज आप क्या कहते सिचुएशंस। हैं, हमें अब जाना चाहिए उधर फर्स्ट ईयर पंजाब में, क्योंकि थोड़े अगर अब तो आसान आ गए हैं, लेकिन जैसे फेडरल बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, तो अगर हम उधर जाएं कोई हमारे साथ मसला तो नहीं होगा, बिजी हो जाएंगे उधर? असल में चीज़ ये है कि देखें, फेडरल बोर्ड ने ना, जब ये जो SLO की पॉलिसी है ना, ये फेडरल बोर्ड ने स्टार्ट की थी 2019 में, ठीक है। 2019 में जब फेडरल बोर्ड ने कोई भी काम जब आप पहली दफ़ा करते हैं तो जाहिर बात है, पहली दफ़ा जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। तो 2019 में जब फेडरल बोर्ड ने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो स्टार्ट में उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, पेपर ठीक नहीं बनते थे, पेपर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते थे, इश्यूज आते थे, रिजल्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, रूब्रिक मेथड था, टीचर्स के लिए भी वो एक नई चीज़ थी, नया तरीका था, पढ़ाने के हवाले से भी टीचर्स परेशान थे कि कैसे पढ़ाया जाए, पेपर्स की मार्किंग के हवाले से भी पेपर कैसे बनेगा। तो लेकिन होता ये कि देखें, कोई भी चीज़ कितनी मुश्किल ही क्यों ना हो, जब आप उसको 1, 2 दफ़ा 3 दफ़ा करते हैं तो आपकी उसमें क्या बनती है, रिदम बन जाती है। तो अब फेडरल बोर्ड जो है वो उसने SLO की पॉलिसी जो है उसकी एक रिदम जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है। ये बात हम कह सकते हैं कि एक रिदम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, और आने वाले दिनों में, सालों में वो रिदम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अब अगर आप मुझसे ये सवाल 2019 में पूछते तो मैं आपको कहता कि आप पंजाब की तरफ चले जाओ, क्योंकि पता कोई अनसर्टेनिटी है, पता नहीं फेडरल बोर्ड जो है वो क्या करेगा। लेकिन अब चक्कर ये है कि इस साल से, यानी अगले साल से, जो पंजाब के बोर्ड्स हैं वो भी SLO के मुताबिक जा रहे हैं। अब चूंकि वो उनका पहला साल होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वो उस तजर्बे की ज़द में आके आपका रगड़ा लग जाए। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, मर्जी आपकी अपनी है, आप इस फेडरल बोर्ड में जाते हो या आप जो है वो पंजाब में जाते हो या सिंध में जाते हो या बलोचिस्तान में या KPK में, वो आपकी बेटा आपकी अपनी मर्जी है। सर आपकी बोर्ड में ताल्लुकात है? मेरे बोर्ड में कोई ताल्लुकात नहीं, मेरे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन उस तरीके के मेरे किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात नहीं है बोर्ड वालों के साथ, ठीक है। जो आप नोट्स वगैरह हमें बना कर देते हैं सर जी, ये आप मतलब कि साथियों या बोर्ड की तरफ से आपको मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बोर्ड वालों के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी इलीगल रिलेशनशिप्स विद एनी बोर्ड और विद एनीवन एल्स। अच्छा, चले पेपर की तरफ वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द पेपर। अब लिसन टू मी। जी बेटा, सारे इक्वल लेवल पे बनते हैं। जी बेटा। सर इंटर के पेपर जो बनाते हैं टीचर, तो वो मतलब कि मैट्रिक के पेपर से ज्यादा मुश्किल बनाते हैं या उनको इक्वली सारे चलते? नहीं, देखें, जाहिर बात है कंटेंट के ऊपर वेरी करता है ना। जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसमें से आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे तो पेपर और तरीके से बनेगा। अब फर्स्ट ईयर 9th 10th के अंदर, जिस तरह मिसाल के तौर पर 9th की इंग्लिश में 2 पोएम्स हैं, ठीक है। 10th की इंग्लिश में कितनी पोएम्स हैं? 3 पोएम्स हैं, राइट। फर्स्ट ईयर के अंदर 6 पोएम्स हैं। तो जब आप 6 पॉइंट्स में से पेपर बनाएंगे तो 6 पॉइंट्स को पढ़ना भी मुश्किल होगा। फिर जब आपके पास एग्जामिनर के पास ऑप्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जाहिर बात है फिर पेपर ऑटोमेटिकली आपको मुश्किल लगेगा। मतलब मैं आपको 10 पॉइंट्स पढ़ने के लिए दे देता हूँ, उसमें से मैं पेपर बनाता हूँ, बेशक मैं आसान सा कोई स्टैंजा भी दूँ तो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने 10 तैयार करनी थी, हो सकता है आपने वही छोड़ दी हो। लेकिन जब पॉइंट्स ही 2 हैं और उसमें चॉइस भी आनी है तो फिर तो आप अगर एक भी तैयार कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। आपकी बात कुछ नहीं है कि जैसे कि फेडरल बोर्ड ने अपनी बुक सारी चेंज कर दी है, तो पहले अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती थी हम तो यूट्यूब से चले समझ लेते थे। तो पंजाब में तो बुक्स नहीं चेंज हुई, तो हम फिर पंजाब में तो थोड़ा इस बात का भी एज होगा ना। देख लें भाई, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। फिलहाल तो आप ज़रा इस्लामियात के पेपर पे फोकस करें। तो बच्चों 3 आपने आयात जो है वो उनका तर्जमा लिखना होगा, सिर्फ आपने तर्जमा लिखना है, उसका मफहूम आपने नहीं लिखना, उसका शान नुज़ूल, उसकी तशरीह वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं हिस्सा चहारों की तरफ, जिसमें आपका सवाल नंबर 6 है एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 2 हदीस दी गई हैं, ठीक है, और आपने हदीस का, अब यहाँ पे जो है आपने हदीस का तर्जमा भी करना है, उसकी आपने तशरीह करनी है, और उसका जो रियल लाइफ है उसके साथ आपने रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी कंप्लीट, और फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन देता हूँ। जी बेटा, जी बच्चे, रयान, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि यू हैव टू राइट डाउन तर्जमा फर्स्ट,
ठीक है, आपके पास, और आपके पास जगह कितनी है, यू ओनली हैव 1 पेज। तो आपने यहाँ पे हदीस को दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास जगह थोड़ी है और आपने काम ज्यादा करना है, तो आप हदीस को यहाँ अरबी में दोबारा मत लिखें। आप सिंपल यहाँ पे लिखें, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर आप पहली हदीस करना चाहते हैं, पहली हदीस मिसाल के तौर पर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ वमन तख्ता की यहाँ पे लाइन लिखें, वमन तख्ता की लाइन लिख के और आगे इस तरीके से डॉट्स डाल दें, पूरी हदीस ना लिखें। और उसके बाद यहां से आप पहले लिखें तर्जमे की हेडिंग दें, तर्जुमा, और तर्जमे की हेडिंग दे के उसी लाइन के ऊपर उसका तर्जमा लिख दें। मतलब हेडिंग दे के नीचे वाली लाइन पे नहीं आना, मार्कर के साथ तर्जमे की हेडिंग दें और उसके साथ ही आप तर्जमा जो है वो लिखना शुरू कर दें। आपका तर्जमा पहली लाइन पर आता है या दूसरी लाइन पे जाता है, यहां तक चला जाता है, तो अगर तो पहली लाइन पे आ जाता है तो फिर अगली लाइन के ऊपर ही आप तशरीह की हेडिंग दे दें, और अगर ये इस पेज तक चला जाता है तर्जमा, तो फिर उससे अगली लाइन पे आप तशरीह की हेडिंग दें और उसके बाद आप तशरीह जो है वो शुरू कर दें, यहां से शुरू कर दें, उसी के साथ ही जी, उसी के साथ ही आप तशरीह जो है वो लिखना शुरू कर दें। अब जो हदीस की तशरीह है, हदीस की तशरीह के अंदर आप कोई हदीस भी कोट कर सकते हैं, हदीस की तशरीह के अंदर आप कुरान मजीद की आयत भी कोट कर सकते हैं, हदीस की तशरीह के अंदर आप कोई इस्लामी शेर अल्लामा इकबाल का या अल्ताफ हुसैन हाली का कोई भी ऐसा शेर है जो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आ रहा है, तो आप उसमें वो शेर भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी तशरीह जो है वो यहाँ तक वाइंड अप हो जाए, ताकि ये ना हो कि आप इस लाइन पे आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप ये वाली लाइन पे आ जाते हैं तो आप हो सकता है कि एक जुमला आप शुरू करें और वो यहाँ तक ख़त्म ना हो और फिर आप नीचे जाएं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी तशरीह जो है वो यहाँ तक वाइंड अप हो जानी चाहिए। जी तशरीह में किसी, यानी कि हम जिस तरह उर्दू में लिखते हैं बकौले शायर, ये एक्स्ट्रा शायरी लिख देते हैं वसत पैदा करने के लिए, हम जब किसी दूसरे मतलब के उलमाए मुफक्किरीन की आप हदीस वगैरह लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप देखें हदीस तो किसी मुफक्किर की नहीं होती, हदीस तो अल्लाह के नबी की होती है, मुफक्किरीन के अक़वाल होते हैं, जी, जो मुहद्दिसीन होते हैं, मुफक्किरीन होते हैं, उलमाए कराम होते हैं, उनके अक़वाल होते हैं। बिल्कुल, आपको इमाम शाफी का कोई कौल याद आ रहा है, इमाम मालिक का कोई कौल याद आ रहा है, आपको किसी और अल्लामा का कोई कौल याद आ रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल लिख सकते हैं तशरीह के अंदर, क्योंकि देखें यहाँ पे बड़ा क्लियरली यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्या करना है, हदीस का तर्जुमा तशरीह करते हुए उसका हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक बयान कीजिए, ठीक है। तो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक जो है वो आप किस तरह से बयान करते हैं, वो इसी तरीके से आप बयान करते हैं ना, ठीक है। और हदीस के बरअक्स काबिल इस्लाह चंद मुरव्वजा कामों की वजाहत कीजिए, मतलब उस हदीस से रिलेटेड जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में उस हदीस की जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है उसके मुतालिक आपने बताना है। बेटा, आई एम नॉट इग्नोरिंग योर क्वेश्चंस। एक बच्चा कह रहा है कि सर व्हाई आर यू इग्नोरिंग माय मैसेजेस? आई एम नॉट सर। जी सर, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं रकू के वो करने लाजमी है सारे? यस, उनको करें, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, बस उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि यह कि अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है पेपर में, जैसे देखें ना पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आपने देखा है कि एक वो जो क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा, एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो बिल्कुल उन्होंने ट्विस्ट करके दिया हुआ था MCQs के अंदर। तो इस तरीके से अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको उस ट्विस्टेड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि अब मैंने आपको जो सूरह अहज़ाब का पूरा सूरह अहज़ाब का सूरह मुम्तहना का आयत टू आयत गो थ्रू क्यों दिया है, वो इसीलिए दिया है कि ताकि उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो स्किप हो जाए और फिर आपके लिए उसमें प्रॉब्लम हो। ओके रयान, यस रयान, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला सर, नो क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग किसी कोई आयत नहीं आ रही, हम उसका तर्जुमा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जी बेटा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास पेज के बाद स्पेस खत्म हो जाए तो हम लोग नीचे एक लाइन लगा के लिख सकते हैं? नीचे वाली लाइन पे, यहाँ पे जी लाइन लगा के अवॉइड करें। हाँ, अगर आपने मिसाल के तौर पर आप अगर लाइन लगाना ही चाहते हैं, ठीक है, आप अगर मिसाल के तौर पर लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि इन दोनों लाइंस के दरमियान में लाइन लगा लें। बात समझ आ रही है? बजाय इसके कि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगाएं, आप इन दोनों लाइनों के दरमियान, या मतलब मिसाल के तौर पर आपका सवाल बहुत लंबा हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ये है यहाँ पे है ना, आप दरमियान में यहाँ पे एक लाइन लगा दें, यहाँ पे एक लाइन लगा दें, लेकिन इससे नीचे मत जाएं, ठीक है, इससे नीचे मत जाएं। जी रयान, आपका क्या सवाल था?
जी जी शमशीर जी बच्चे, जी बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन? आयत को एक्सप्लेन कर दूं? आयत का तो बेटा सिर्फ तर्जमा करना है, आयत की एक्सप्लेनेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। आयत की एक्सप्लेनेशन तो बेटा जरूरी ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपने उसका सिर्फ तर्जमा तैयार करना है। सर अगर आयत का तर्जमा करना है हमें, हाँ, वर्डिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है और थोड़ा बहुत चलता भी है, लेकिन यह है कि उस थोड़े बहुत से मुराद ये है कि उससे मफहूम ना तब्दील हो रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप अगर इसका करते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान निहायत रहम वाला है, या और आप निहायत की जगह क्या देते हैं इंतहाई, इंतहाई की जगह आप बहुत कर देते हैं, या शुरू अल्लाह के नाम की बजाय आप कह देते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, या अल्लाह के नाम से शुरू, या शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से इब्तदा, इब्तदा अल्लाह के नाम से, तो ये सब चलेगा, ठीक है। लेकिन आपने कह दिया कि ख़त्म करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अल्फाज की हल्की फुल्की रद्दो बदल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर स्टिक टू द टॉपिक। हदीस में आप अगर डालना चाहते हैं, हदीस वाला क्वेश्चन जो है उसमें आप अगर हेडिंग्स बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि हेडिंग बनाकर भी आप अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई एक ही तो पेज है और मेरी राइटिंग ऑलरेडी बड़ी बड़ी है, ठीक है, तो मुझे हेडिंग वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर ये होगा कि हेडिंग्स मेरी जगह को कंज्यूम करेंगी, तो फिर आप ना बनाएं। क्योंकि देखें हर बच्चे की राइटिंग मुख्तलिफ होती है, कुछ छोटा छोटा लिखते हैं, कुछ बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो आपने अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंगली कंटेंट को जो है वो प्लान करना है। अच्छा, अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। MCQs जो हैं उसका तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। आपके पास 10 MCQs हैं, 15 मिनट हैं, जिसमें से आपने हर MCQ को 1-1 मिनट देना है, और बाकी जो 5 मिनट होते हैं वो उसमें आपका वो पेपर आपको मिलता है, फिर आपने वापस सबमिट करवाना होता है। उस सारे चक्कर में आपके ये डिटेल्स वगैरह जो हैं इनको फिल करने में और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो टाइम जो है वो गुजर जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ऑन एवरेज जो है वो एक MCQ को एक जो मिनट है वो। जी बेटा, क्या चीज समझ नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही बेटा मुझे आपकी बात। सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको ये MCQ समझ में नहीं आ रहे। MCQ समझ में नहीं आ रहे? MCQ समझ में इसमें I don't know what he's saying. सर वो शायद जानबूझ कर रहे हैं। Yes, I also feel so. Okay. All right. So माइक म्यूट ही कर। Yes, मैं माइक्स को म्यूट कर देता हूँ। All right. और उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है इसके टोटल 40 मार्क्स हैं, और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। 2 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, आपके पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने कोशिश ये करनी है कि आपका हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मिनट के अंदर उसका आंसर लिखा जाना चाहिए। तो आपका 25 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा, 25 मिनट्स के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके पास टाइम कितना है? टोटल आपके पास टाइम है 135 मिनट्स, 135 मिनट्स, 135 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है। 135 मिनट है आपके पास, जिसमें से 25 या एट बेस्ट 30 मिनट्स जो हैं उसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद और 5 मिनट्स आप रख लें पेपर को रीड करने के, यानी कि 5 मिनट्स जो है वो आप पेपर को रीड करने के लिए रख लें,
जिसमें आप पेपर को पढ़ेंगे करेंगे, मतलब अच्छा कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो हर क्वेश्चन की जो सिलेक्शन के मतलब इन दोनों में से कौन सा करूँ, इन दोनों में से कौन सा करूँ, तो इस सारे के लिए ऑन एवरेज जो है वो फ्लोटिंग वे में 5 मिनट आपके चले जाएंगे। तो टोटल बाकी कितने बच गए, 130 मिनट्स बच गए। 130 मिनट्स में से 30 मिनट्स जो है उसके अंदर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपके कितने बच गए, बाकी आपके बच गए 70 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ही है। 100 मिनट्स बच गए, 100 मिनट्स। अब इन 100 मिनट्स में से आप क्या करेंगे, इन 100 मिनट्स में से आप जो हैं वो 15 या एट बेस्ट 20 मिनट्स जो है उसके अंदर आप लॉन्ग करेंगे। यानी कि ये वाला जो लॉन्ग है इसके ऊपर आपके 20 मिनट्स और इस लॉन्ग के ऊपर भी आपके 20 मिनट, तो 40 मिनट जो है उसके अंदर आपका लॉन्ग हो जाना चाहिए। यानी 30 के अंदर शॉर्ट, 40 के अंदर लॉन्ग, ये आपका हो जाना चाहिए। अच्छा, तो अब बाकी आपके कितने मिनट रह गए, 30, 40, ये आपके हो गए 70। ठीक है, बाकी वाला जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है इसमें आपने जो 3 आयत लिखनी है, 3 आयत का तर्जुमा लिखना है। हर आयत का तर्जुमा जो है वो आपका 5 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। 15 मिनट्स के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है हदीस का तर्जुमा, इसके लिए आप 20 मिनट्स रख लें, क्योंकि इसमें आपने एक पूरा पेज लिखना है, तो इसके लिए आप 20 मिनट्स रख लें। तो अब अगर देखें 15 मिनट आपके, अगर मैं आपको सब्जेक्टिव का बताऊं यहाँ पे, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपके होंगे 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, और जो लॉन्ग पहला है वो 20 मिनट्स के अंदर, जो सेकंड लॉन्ग है वो फिर 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आयत वाला है, ठीक है, आयत वाला वो आपका लेगा 15 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद जो हदीस वाला है वो आपका लेगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 30, 20, 50 एंड 20, 70 एंड 70 और 20 कितने हो गए, 70 और 20 हो गए 90, 90 और 50 ये हो गया 105। अब 1 घंटे और 5 मिनट में आपका ये वाला जो पेपर है, सॉरी 105 मिनट के अंदर, 105 मिनट के अंदर आपका ये जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब उसमें अगर 135 टोटल मिनट्स हैं तो इसमें से 105 ये हो गए, 5 मिनट आप इसमें ऐड कर लें जिसमें आपको पेपर मिलता है, और वो सारा जो प्रोसेस होता है, मतलब पेपर शुरू होता है आप तक पेपर पहुंचता है, 5 मिनट आप उसके डाल लें, 110 मिनट हो गए। अच्छा, और फिर उसके बाद 5 मिनट आपके हो गए पेपर को रीड करने के, कि 5 मिनट आपको लग जाएंगे पेपर को रीड करने में और वो सारा कुछ करने में, 115 मिनट्स हो गए। तो इसमें आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 10 मिनट बच जाएंगे जिसमें आप पेपर को रीड कर सकते हैं, पेपर को आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ आप विद इन टाइम के अंदर जो है वो आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो बैरियर लगाना है ना, पहला बैरियर वो आपने लगाना है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका टाइम शॉर्ट क्वेश्चन का 30 मिनट से ऊपर जा रहा है, 30 मिनट्स का ऊपर जा रहा है, तो आपने वहां पे फिर यू हैव टू गेट अलर्ट कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ माई टाइम। अच्छा, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मिनट से ऊपर जा रहा है, तो आपने 20 और 25 की ब्रैकेट सेट कर लेनी है। ठीक है, कि अच्छा यार यहाँ पे मैंने 30 की बजाय 35 मिनट ले लिया था, तो अब यहाँ पे भी अगर मैं एक्सीड करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक्सीड करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक्सीड करता हूँ, यहाँ पे भी एक्सीड करता हूँ, अगर हर जगह पे मैं एक्सीड कर रहा हूँ तो मेरा टाइम पूरा नहीं होगा। अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पे आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, तो अगर आप फिर ये वाले अपनी टाइम पे कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपने आगे फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तो फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस लिमिट को एक्सीड कर रहे हो तो फिर आपके पास टाइम पूरा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यस, जलाल, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप गलत जगह पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसमें हर सवाल में आयत और हदीस का हवाला दें, लेकिन देंगे ऑब्वियसली तो ही आपका आंसर जो है वो सब्सटेंशिएट होगा ना। जी हिबा बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, आयत में जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको लिखना लाजमी है या नहीं? जैसे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होता है? ब्रैकेट में तो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ब्रैकेट के अंदर तो बेटा कुछ भी नहीं होता। अगर उस वजह से वाइटो कर दें
तर्जमे में आप, हाँ तर्जमे में आप ब्रैकेट वाला जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल। सर हाउ डू वी अटेम्प्ट लास्ट पार्ट ऑफ हदीस? लास्ट पार्ट ऑफ हदीस में यही होता है ना कि जिस तरह सजेशंस नहीं दी जाती होती, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ हदीस, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे इस हदीस का तर्जमा किया कि जो है ना वो लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ जुमे के लिए गया, उसने जहन्नुम के लिए, जहन्नुम के अपने और जहन्नुम के दरमियान में एक पुल बनाया। अब जब आप इसकी तशरीह कर देंगे, आप इसका अमली जिंदगी से ताल्लुक बता देंगे, तो उसके बाद आप ये कहें यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, सजेशंस। तो आप सजेशन में आप ये दो सजेशंस लिख दें कि हमें आराम से जाना चाहिए, हमें जो है वो हमें सुकून के साथ, हमें वक्त पर नमाज के लिए पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। काबिल इस तरह मुरव्वज कामों का क्या मतलब है? मुरव्वज कामों का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। अब देखिए ना, जैसे सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, सोसाइटी के अंदर ये चल रहा है कि लोग जुमे के लिए भाग भाग के जा रहे होते हैं, तो आप कहें कि इस तरह से भाग भाग के नहीं जाना चाहिए। तो आपने बेसिकली उसका रियल लाइफ के साथ जो है वो लिंक डेवलप करना है। एक बच्चा से कह रहा है कि सर ये समझा दें कि ये क्या चीज़ है, 2+2+1 क्या है। तो बेटा इसमें 2+1 का मतलब ये है कि आपके 2 नंबर जो हैं वो तर्जमा के हैं, 2 नंबर जो हैं तशरीह के हैं, और 1 नंबर जो है वो उसका अमली जिंदगी से ताल्लुक बयान करने का है, ठीक है। 2 नंबर तर्जमे के, 2 नंबर तशरीह के, और 1 नंबर जो है वो उसका अमली जिंदगी के साथ जो ताल्लुक है बयान करने का है। सर अगर हम किसी क्वेश्चन को गलत जगह पर करते हैं और बाद में उसको वाइटो करते हैं तो वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा? जी, अगर आपने क्वेश्चन को वाइटो करके उसकी जगह पे दोबारा लिख दिया तो फिर ठीक हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 1, अब इसकी जगह पे आपने, या जैसे ये सवाल है, अब शॉर्ट क्वेश्चन 5 की जगह पे आपने, शॉर्ट क्वेश्चन 5 की जगह पे आपने कर दिया शॉर्ट क्वेश्चन 3, शॉर्ट क्वेश्चन 3। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि इसको वाइटो करके 3 कर दें, इसको वाइटो करके आपने 3 नहीं करना, इसको वाइटो करके 3 करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर अपने इस आंसर को आप वाइटो करके और दोबारा आंसर लिख देते हैं 3 वाला, तो फिर आपका सवाल ठीक हो जाएगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? अगर गंदा लिखें तो गंदा ना लिखें ना, देखें लिखे का एक ही होता है कि आपका लिखा पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपका लिखा पढ़ा जा रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा लिख रहे हैं कि जो पढ़ा ही नहीं जा रहा, जिसको समझ ही नहीं सकता बंदा, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं होता कि आपने खूबसूरत करके लिखना होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपका लिखा हुआ पढ़ा जाए। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन को कट करके उसकी जगह पे दूसरा लिखेंगे सही वाला, तो फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन को कट करके, क्वेश्चन की हेडिंग को नहीं कटना। मतलब ये नहीं कि आप आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो आप यहाँ पे 5 को काट के 4 कर दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, ओके, सो दैट वुड बी ऑल। सर एक हदीस की तशरीह में कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए? हदीस की तशरीह में आप हेडिंग्स ना ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है ना, ठीक है। हेडिंग्स नहीं बनाए, एक तो पेज है। सवाल में कटिंग करने का तरीका क्या मतलब? कटिंग, अच्छा हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई वर्ड लिख रहे हैं और आपने कटिंग करनी है, तो बजाय इसके कि मिसाल के तौर पर आपने जैसे यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा है, तो आप उसको इस तरीके से उसके ऊपर ना ऐसे ना करने लग जाए। आपने एक यहाँ पे लफ्ज गलत लिख दिया था, उसके दरमियान इस तरीके से ब्रैकेट डाल के और ऐसे करके उसको क्रॉस करते हैं, इस तरीके से। उसको आपने ओवर राइटिंग नहीं करने लग जाना। यस, हदीस की तशरीह में एक पैराग्राफ काफी है। क्या आइली जिंदगी और खानदानी निज़ाम एक ही क्वेश्चन है? जी बेटा, आइली जिंदगी और खानदानी निज़ाम, फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली सिस्टम, ये एक ही चीज है। इट्स द सेम थिंग। सर, इज देयर एनी अदर रूल्स इन द एग्जामिनेशन हॉल अदर देन प्रोहिबिशंस ऑफ फोन? यस, आप फोन्स नहीं लेके जा सकते, आप स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते, आप
जहाँ पे जिन पेपर्स के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वहाँ पे आप साइंटिफिक लाइक इस्लामियात के पेपर में आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। डिटेल कितने पेज की होनी चाहिए? 2 पेजेस हैं तो कोशिश करें कि आप 1.5 पेज तो एटलीस्ट लिखें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 पेजेस हैं तो एटलीस्ट आपका 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सब्सटैंशिएट हो। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इस्लामियात एग्जाम? तो फुल मार्क्स आते हैं, पेपर को आप फुल अटेम्प्ट करें, जितनी डिटेल्स आपको आती हैं गिवन स्पेस के अंदर आप बेहतरीन अंदाज में अपनी डिटेल को, अपने कंटेंट को प्लान करें। यानी आप जो हवाले दे रहे हैं वो आपके बेहतरीन हवाले होने चाहिए, हवाले आपके दुरुस्त होने चाहिए। MCQs अगर आपके सारे ठीक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को आप अगर एक्यूरेटली गिवन स्पेस के अंदर आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, एंड इफ़ यू डोंट बीट द बुश, आप एक ही बात को बार बार दोहराने की बजाय अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव होता है, हदीस का हवाला देते हैं दुरुस्त होता है, कुरान का हवाला देते हैं वो दुरुस्त होता है, तो आप 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हैं। और बच्चों के आते हैं, सर हमारे कह रहे हैं कि अगर रेगुलर हो तो यूनिफॉर्म मस्ट है और ना पहन कर आएंगे तो अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, बोर्ड की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बोर्ड की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपने यूनिफॉर्म पहन के आना। वो एक्चुअली कुछ इदारे होते हैं जो कि जिनकी अपनी ये पॉलिसी होती है कि वो अपनी एक वो बताने के लिए कि हमारे बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं तो वो यूनिफॉर्म मस्ट करते हैं। वो आपकी स्कूल की पॉलिसी होती है, वो बोर्ड की पॉलिसी नहीं होती। जी बिल्कुल, मैं टॉपर की जो कॉपी है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टॉपर की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। MCQs को आप कट करके लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। MCQs के अंदर अगर आप कटिंग करते हैं तो MCQs की कटिंग करने पे आपके मार्क्स नहीं मिलते होते। यस, आई एम फास्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फास्टिंग एंड अभी मैंने आप लोगों के साथ क्लास ली है, इसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर वालों के साथ क्लास लेनी है, फिर मैंने सेकेंड ईयर वालों के साथ क्लास लेनी है, फिर उसके बाद मैंने अफ्तारी के बाद 2 क्लासेस लेनी हैं। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं ग्रुप भी ओपन करूंगा, आई विल ओपन द ग्रुप, और ग्रुप के अंदर भी फिर यू कैन हैव डिस्कशन, ग्रुप के अंदर भी यू कैन हैव डिस्कशन फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Recording stopped.